वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 28 अक्टूबर है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोगों के लिए यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, ओरिएंट, पीटी, मेंस और इंटरव्यू टॉपिक कौन कौन से शामिल हैं उस पर हम लोग नज़र रखेंगे। और साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप लोग देते हैं उसमें पीटी, ओरिएंट कौन कौन से टॉपिक हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग युक्ति आईएएस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना एकदम नहीं भूलिए। हमें सपोर्ट बनाए रखिए, हमारा सपोर्ट आगे तक जारी रखिए। साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस लगा सकते हैं, इस तरह हमें सपोर्ट कर सकते हैं। बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और महत्वपूर्ण कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। कुछ सुझाव भी दे सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो रही है तो भी आप वहाँ लिखकर अपने समस्याओं को हमें बता सकते हैं। देखिए, आपको युक्ति आईएएस का ऐप ज़रूर डाउनलोड करना है। इससे देखिए बहुत सी चीज़ें आप लोगों को फ़ायदा होगी। पहले तो एक टेस्ट अवेलेबल है, सारे टेस्ट अवेलेबल है। साथ ही की पॉइंट की नोट्स आपको ऐप पर ही अवेलेबल होगा, जिसका मात्र रखा गया है प्राइस 299। एक साल का ये एक ईयर का यह पैकेज होगा, जिसमें आपको दैनिक जागरण के की नोट्स आपको अवेलेबल होते हैं। और साथ ही साथ अंडरलाइन पेपर का जो कटिंग होता है, पेपर भी आपको अवेलेबल कराया जाता है 299 में ही। तो चीज़ें देखिए, आप समझिए, और आपको अगर लगता है आपके उपयोगी की चीज़ है तो आप इसे ज़रूर परचेज कीजिएगा। दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस सेगमेंट में यह शामिल किया गया है, तो आप लोग इसे ज़रूर परचेज कर सकते हैं। और यूपीएससी और 68 का जो कोर्स चल रहा है, 68 बीपीएससी के लिए जो क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है, आप जल्द से जल्द उसमें इनरोल होइए। सीट बहुत लिमिट बच गया है और इसकी सीमा जो है 31 अक्टूबर तक ही दी हुई है। तो 31 अक्टूबर के बाद जो फ्री महाधमाका ऑफ़र जो दिया गया है वो समाप्त हो जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट इच्छुक हैं वो ले सकते हैं। आपको सारे नोटिफिकेशन, आपको सारी चीज़ें चैनल पर दी जाती है, तो आप लोग ले सकते हैं। ऐप पर चीज़ें अवेलेबल है। जो हमारे पुराने अभ्यर्थी हैं वो ज़रूर परचेज़ कीजिए, ताकि जो चीज़ें मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ वो आप लोगों को प्राप्त हो और आप लोगों का सिलेक्शन जल्द से जल्द हो। तो चीज़ें देखिए, उसी संदर्भ में हम आगे बात करेंगे। देखिए, एक टॉपिक में आपको यह बहुत ही सिंपल और साधारण घटना लगेगी, पर एक समानता के अधिकार कितने ज़रूरी हैं हर फील्ड में, हर क्षेत्र में, वो आपको इसका उदाहरण देखने को मिलेगा। देखिए, होता क्या था कि पहले महिला क्रिकेट जो हुआ करते हैं उनको अलग फीस दिया जाता था, पुरुष को अलग फीस दिया जाता था। दोनों अंतर्राष्ट्रीय दौरा करती थी, दोनों का अलग अलग प्रारूप में मैच हुआ करता था। फिर भी खेल में आपको अलग अलग पेमेंट किया जाता था फ़ी के संदर्भ में। तो इस चीज़ें देखिए, समझने वाली बात है कि जो महिलाओं को बराबरी का हक दिया गया है। देखिए, समान कार्य के लिए समान वेतन का कॉन्सेप्ट है। आप लोग अनुच्छेद में राज्य के नीति निषेध तत्व के तहत पढ़ते भी है, समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। तो समान कार्य क्या कह रही है? क्रिकेट खेल रही है। तो देखिए, यहाँ बात है कि क्रिकेट की भूमिका भी इम्पॉर्टेंट थी। पहले हम इस आधार पर इसका विरोध नहीं कर रहे थे कि अलग अलग पेमेंट दिया जाता। देखिए, यहाँ पर बहुत सी चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली बात होगी कि पुरुष का जो खेल होता है उसमें दर्शकों की संख्या अधिक होती है। साथ ही साथ इसमें रेवेन्यू बोर्ड को अधिक होता था। जो भी बोर्ड कराता है तो इस पर अधिक खर्च करता था और करता भी आ रहा है। बीसीसीआई विश्व की सबसे बड़ी बोर्ड का संस्था है जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है। तो आप समझ सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट पुरुष खेल से ज़्यादा होता था, महिलाओं से नहीं होता था। अभी भी मान लीजिए, हम लोग वर्ल्ड कप में 2 बार हम लोग फाइनल तक पहुँचे हैं, महिला वर्ल्ड कप जो की बात की जा रही है, तो भी दर्शकों की संख्या पुरुष के अनुपात, जो पुरुष का खेल होता है पुरुष क्रिकेट, उसके अनुपात में बहुत कम है। हाँ, पर संख्या बढ़ रही है धीरे धीरे। तो इस प्रकार के इनिशिएटिव लिया जाएगा, सुविधाएं दी जाएगी, तो देखिए और भी क्षेत्र यह डेवलप होगा और महिलाएं जो टीम है और भी पुरुष बराबरी के संदर्भ में खेलेगी। मिताली राज जो पूर्व कप्तान रह चुकी है, उनके बयान आपको जानने चाहिए। देखिए, यहाँ पर क्या होगा, जहाँ पुरुष है वहाँ पहुँच सकेगा। देखिए, सबसे पहले वर्ल्ड कप जो कपिल देव जी द्वारा जो वर्ल्ड कप जीत के लाया गया था, उससे पहले भारतीय पुरुष क्रिकेट का हालत भी ऐसे ही हुआ करता था जैसा अभी महिला पुरुष का है। महिला पुरुष फिर भी बहुत सी चीज़ों को दिया जा रहा है, पर
उस समय जब कपिल देव क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत के आते उससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम की ऐसी ही स्थिति हुआ करती थी। जब वर्ल्ड कप जीता गया तो लोगों का स्पॉन्सरशिप बढ़ा बीसीसीआई में, और उसके बाद वैसे ही सशक्त हो गए, लगातार मैच जीत के गए। तो होता है क्या, देखिए, जब आपके पास प्रमोटर अधिक होते हैं तो सुविधाएं आपको अधिक मिलती है। तो इसी संदर्भ में चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि बीसीसीआई नहीं चाहती हो कि समान वेतन समान चीज़ें दी जाए, पर एक स्पॉन्सरशिप, रेवेन्यू, सभी सिस्टम को अगर देखा जाए तो ये समस्याएं विद्यमान थी, तो जिसको हाल ही में समाप्त किया गया। देखिए, लैंगिक समानता के नए युग में हम महिला पुरुष क्रिकेटरों को समान मैच फीस देंगे, और समान महिला फीस क्रिकेटरों के प्रति मेरी प्रतिबद्धता थी। अर्थात अमित जो अभी क्रिकेट के जो अभी बीसीसीआई सचिव है जय शाह, उनके द्वारा कहा गया है। हालांकि ये अमित शाह के बेटे हैं, तो आप भी ये सब चीज़ों को समझिएगा, याद रखिएगा। तो ये चीज़ें बात की गई है। भारत के समान मैच फीस की व्यवस्था लागू करने वाला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का दूसरा देश है। इससे पहले आपको न्यूजीलैंड ही किया है, तो ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि सारे बोर्ड इसके लिए पहले से ही काम कर रहे हैं। अभी केवल 2 ही देश हैं जो महिला क्रिकेट में जिन्होंने समान कार्य के लिए समान वेतन लागू किया है, अर्थात महिला जो सशक्तिकरण उसके संदर्भ में, अर्थात जो पुरुष और महिला का जो फीस है समान किया। इससे पहले न्यूजीलैंड हाल ही में किया था, और अभी आपको भारत कर रहा है। और ऑस्ट्रेलिया इसके आगे इस कार्य के लिए कार्य कर रहा है, लैंगिक असमानता दूर करने के लिए, अर्थात लैंगिक समानता को लाने के लिए वहाँ भी फीस। तो देखिए, सबके पीछे यही कारण है। अगर आपसे पूछे ऐसा क्या कारण है जिसमें अभी तक महिलाओं को समान अधिकार इस क्षेत्र में नहीं दिए गए। ऐसा नहीं है कि फैसिलिटियाँ कम की गई होंगी, महिलाओं को भी उतनी ही फैसिलिटियाँ दी जाती है जितनी आपको पुरुष वर्ग के क्रिकेटर को दी जाती है सभी बोर्ड के द्वारा। हाँ, 19-20 का अंतर हो सकता है कुछ, तो वो मेन बात देखिए स्पॉन्सरशिप का। अब मान लीजिए बेजू जो है, बीसीसीआई पुरुष को स्पॉन्सर बहुत बेहतर तरीके से, महिला की क्रिकेट टीम को भी बेजू, आपको हाल ही में याद होगा हॉकी टीम, जो महिला हॉकी टीम थी उसको आपको उड़ीसा सरकार ने स्पॉन्सर किया था। तो देखिए, इस प्रकार से आपको चीज़ों को समझना होगा। एक सिरे से यह नहीं कह सकते हैं कि एक तरफा यह निर्णय था या इस प्रकार के जातीय हो रही थी। सभी खेल आपको स्पॉन्सरशिप पर और उसके रेवेन्यू पर डिपेंड करते हैं। दूसरा टॉपिक है, देखिए, यह यूपीएससी जीएस पेपर 3 में आपको आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में आएगा। कल भी मैंने इस पर न्यूज़ कवर किया था, आज भी देखिए, आंतरिक सुरक्षा पर एकजुट होकर बनाए रणनीति अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री उनके द्वारा किया गया, और 2047 तक के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए हरियाणा के सूरजकुंड में अर्थात फरीदाबाद में आपको इसका बैठक चल रहा है आंतरिक सुरक्षा के लिए। इस पर क्या पॉइंट आएंगे अभी लास्ट में हम लोग कवर करेंगे। फिलहाल आपको कुछ पॉइंट यहाँ याद रखना है, किन किन मुद्दों पर बात हो रही थी। देश में विकास, स्थिरता, सुशासन के लिए आंतरिक सुरक्षा सबसे अहम है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है आंतरिक सुरक्षा पर काम करना। अब समस्याओं के सामूहिक समाधान पर बल देने की बात की जा रही है। साथ ही अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद हिंसा कम हुई जम्मू कश्मीर में। तो देखिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए आंतरिक निर्णय भी लेना बहुत ज़रूरी है। आंतरिक जो विधि विधान है उसको सही तरीके से डेवलप करना ही बहुत ज़रूरी है। और देखिए, 8 साल में 77% घटी है नक्सल हिंसा, और यह रिपोर्ट भी बताती है कि लगातार नक्सल जो घटनाएँ घट रही है। और ये आपको ध्यान रखना है कि आर्म्स फोर्स जो स्पेशल पावर एक्ट है अस्पा को हटाए जाने का भी उल्लेख किया गया। अस्पा वो चीज़ होता है जिसमें आपको सीमावर्ती क्षेत्रों में केंद्रीय एजेंसियों को छूट दी जाती है, अतिरिक्त शक्ति दी जाती है कि वो अपने निर्णयन के साथ कार्य करें। निर्णयन में हो सकता है बहुत से अस्पा जैसे आपको इसके ड्रॉबैक्स देखने को मिलेंगे। ड्रॉबैक्स देखने को लिए कुछ पॉजिटिव बातें भी इसमें है। तो ड्रॉबैक्स कुछ हैं जो उभर कर सामने आए थे, इस पर मैंने पहले भी वीडियो आपको कवर किया है। तो आप लोग जो भी रेगुलर अगर दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस रेगुलर देख रहे होंगे उनको पता है किस रूप से, और जो लोग नहीं देखे हैं, नहीं समझे, इसके आसपा के संदर्भ में मैंने पूरा विस्तृत वीडियो कवर किया है। तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए, यूट्यूब के प्ले लिस्ट जो युक्ति है इसका यूट्यूब है उसके प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पर देखिएगा आसपा के बारे में चर्चा आपको मिल जाएगा। देखिए, किसी स्टूडेंट ने ये बातें बोला कल मैसेज कमेंट में कि सर आप जो पॉइंट आउट करते हो उसको एक्सप्लेन भी कीजिए, सारे पॉइंट को एक्सप्लेन भी कीजिए।
तो प्यारे मित्र, प्यारे दोस्त, देखिए बात यहाँ कुछ समस्याएं मेरे साथ उत्पन्न हो जाएंगी। कैसे? एक समस्या ये उत्पन्न, मैं एक ही टॉपिक पर फंसा रहूँगा डेली, और आपको मेरा आउटपुट, आपको जो चाहिए आप लोगों को, मैं जिस रूप से देना चाहता हूँ वो आउटपुट आप लोगों को प्राप्त नहीं होगा। दूसरा, आप एक ही टॉपिक को डेली पढ़ेंगे ना तो और भी आयाम नहीं जान पाएंगे, ठीक है। तीसरा, डेली आपको एक नवीन जो टॉपिक, 1 से 2 टॉपिक को कवर मैं करता हूँ वो चीज़ें छूट जाएंगी, और एग्ज़ाम जो आपको कवर करना है, जिसमें मैं आपको बोलता हूँ 50 से 60% आपका टॉपिक दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस से कवर हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं मजबूरीवश यह कहता हूँ कि प्रीवियस ये जो प्लेलिस्ट वीडियो बना हुआ है, प्रीवियस वीडियो देखिए, लिंक आप लोगों को सब दिया जाता है, टॉपिक आप लोगों को बता दिया जाता है। देखिए कमेंट सेक्शन में नीचे देखिएगा स्क्रॉल करके, तो आपको प्रत्येक वीडियो के नीचे टॉपिक दिया रहता है, क्या टॉपिक आप आज आपके क्लास में कवर किया गया है। तो टॉपिक देख के भी आप चीज़ों को कवर कीजिए, इतना कम से कम मेहनत कीजिए आप, तो निश्चित मानिए आपका लास्ट एंड ऑफ डे जो ईयर का रहेगा, आप लोग बहुत चीज़ें सीख जाइएगा। नहीं तो आप जिस तरह बहुत बातें कर रहे हैं कि आपको टॉपिक वाइज में एक्सप्लेनेशन करूं हर चीज़ को, तो सोच के देखिए यही चीज़ कल भी हुआ था, आज भी हुआ, तो इसको एक्सप्लेनेशन करना सही है। कल जबकि मैंने विस्तृत चर्चा भी कर दिया है इससे संबंधित, और मान लीजिए इस टॉपिक पर मैं आपको बोला हूँ कि लास्ट जब इसका एनालिसिस आएगा, टोटल क्या निर्णय लिया जाता है, क्या इसके पॉइंट आते हैं, उस दिन मैं कवर करूंगा इसको, तो उस दिन का वेट कीजिए, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये टॉपिक आप लोग को पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट टॉपिक है, और हालिया जो घटनाक्रम ब्रिटेन में घटा है, भारतीय मूल के प्रधानमंत्री बने हैं वहाँ पर ऋषि सुनक, तो उसके संदर्भ में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो आपको इसको कवर करना है। यह यूपीएससी जीएस पेपर 2 के आंतरिक समझौता और भारतीय नीति के संदर्भ में जो टॉपिक है उसको कवर करता है यह न्यूज़, तो आप लोग टैली कर लीजिएगा। और स्टेट पीसीएस वाले स्टूडेंट जो हैं इस टॉपिक को अपने जीएस पार्ट से कवर करेंगे। जीएस पार्ट किस जीएस में, आप जीएस पेपर में आपका ये टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय समझौता और भारतीय नीति, उसको कवर करेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं इसके। तो देखिए जैसे ही प्रधानमंत्री बनते हैं ऋषि सुनक, तो भारतीय प्रधानमंत्री एक जेस्चर के रूप में उन्हें बधाई देते हैं, और बधाई में साथ साथ एफटीए की भी चर्चा करते हैं, अर्थात जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो पहले चल रही थी ब्रिटेन के साथ में, को अंतिम रूप देना है 22 दिसंबर तक, उस पर जल्द ही निर्णय लिया जाए, उस पर जल्द ही काम किया जाए। तो बहुत ही बेहतर तरीके से इसका 2030 तक के रोड मैप खाका तैयार करने की बात की गई। उधर से वह एक समग्र संतुलित व्यापार समझौता को शीघ्र वार्ता पूरी होनी चाहिए। सुनक जी ने भी ट्वीट करके इसके संदर्भ में कुछ बातें की गई और एक साथ काम करने की बात की, राजी हुए हैं। तो देखिए चीज़ें अब होगा कि जो टारगेट पहले भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ था कि हम लोग एफटीए के एक ऐसे मुकाम पर आएंगे जहां पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2030 तक के जो रोड मैप है भारत ब्रिटेन संबंध में, वो हम कार्य और दिशा कर पाएंगे। तो उसी के संदर्भ में कुछ अपडेट है, तो हम लोग देख लेंगे क्या है, और ये बहुत ही चर्चा में है। तो इस पर मैं चाहता हूं कि आप लोग इस पर की नोट जरूर बना लीजिए कि आने वाले एग्जाम में किसी भी मेंस में, यूपीएससी का मेंस हो, बीपीएससी का मेंस हो, यूपीपीसीएस का मेंस हो, या कहीं भी, यह आपके लिए उपयोगी है। तो आप लोग इसे जरूर बेहतर तरीके से कवर कीजिएगा। सबसे पहले कुछ पॉइंट है उसे आप लोग देख लीजिए कि भारत ब्रिटेन मुक्त समझौता क्या होता है, पहले ये क्या है इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो भारत ब्रिटेन औपचारिक मुक्त व्यापार समझौता था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वार्ता शुरू किया था, और जिसे दोनों देशों ने वर्ष 2022 के अंत तक समाप्त करने की परिकल्पना या पूरा करने का लक्ष्य रखा था। तो हालिया घटनाक्रम आप देख रहे होंगे, जॉनसन, ट्रस, लिज ट्रस, उसके बाद सुनक, 3 प्रधानमंत्री हालिया कुछ घटनाक्रम कुछ महीनों में बदले हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। तो जो लक्ष्य था 2022 के अंत तक, दिसंबर तक इसे प्राप्त करने का, वो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उस पर था, क्या लक्ष्य प्राप्त कर सकेगा या नहीं। पर जैसे ही सुनक प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारतीय प्रधानमंत्री इस अवसर का लाभ लेते हुए अपने मुद्दे की बात करते हैं और इस पर आने की बात करते हैं कि हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो बातें हैं, वार्ताएं चल रही है, उसको अंतिम रूप दें। तो ये चीज़ें पृष्ठभूमि में आप लोग को समझना होगा। नोट याद रखिएगा, जब तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा था, जब यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन जब अलग हुआ ब्रेग्जिट के तहत, तो उसके बाद और जब तक यह समझौता नहीं हो जाता, द्विपक्षीय समझौता, क्योंकि यूए के साथ भारत जो है ना,
यूरोपियन यूनियन के साथ भारत के अलग संबंध है, मैं आगे चर्चा करूंगा कौन से संबंध कैसे वो कार्य करता है। पर जैसे ही ब्रेग्जिट के तहत इंग्लैंड बाहर होता है उसके बाद द्विपक्षीय संबंध की चर्चा हो जाती है। तो भारत बोला कि इस बीच भारत और ब्रिटेन ने एक साझा रणनीति बनाया कि जब तक हम FTA नहीं कर लेते हैं और जब आप ब्रेग्जिट से बाहर हुए हैं, इस बीच के कार्यकाल में हम लोग क्या करेंगे, एक अंतरिम मुक्त व्यापार क्षेत्र का विचार कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अधिकांश वस्तुओं का शुल्क कम हो जाएगा। तो इसके बीच हम एक न्यूनतम साझा रणनीति को अपनाएंगे। तो आप लोग याद रखिएगा, FTA आने से पहले भारत और ब्रिटेन एक न्यूनतम साझा रणनीति चला रहा है। नेक्स्ट याद रखिएगा, यहाँ पर क्यों होता है मुक्त समझौता, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो आप लोग याद रखिएगा, FTA दो या दो से अधिक देशों के बीच आयात निर्यात के बाधाओं को कम करने हेतु एक समझौता होता है। तो दोनों को आयात निर्यात जो होगा उसके संदर्भ में आपको चीज़ों को लाना है और एक बाधा मुक्त कॉन्सेप्ट को डेवलप करना, ताकि ट्रेड दोनों के बीच द्विपक्षीय ट्रेड बढ़े। नेक्स्ट है, एक मुक्त व्यापार नीति के तहत वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार खरीदा या बेचा जा सकता है। जो भी वस्तुएं हैं उसको एक अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार खरीदा या बेचा जा सकता है, जिसके लिए बहुत कम या न्यून सरकारी शुल्क अर्थात कोटा या सब्सिडी जैसे प्रावधान किए जाते, अर्थात कम रेट पर चीज़ों को अवेलेबल कराया जाता है, आयात हो या निर्यात के वस्तु हो, दोनों को। सिंपल सा ये समझिए, मान लीजिए FTA कोई देश नहीं किया है, ठीक ना, मान लीजिए भारत और ब्रिटेन की ही बात हम करते हैं। ब्रिटेन के साथ FTA करने के संदर्भ में अब किसी X वस्तु का मूल्य समान दरों में भारत के लिए आपको 100 रुपया है और ब्रिटेन के लिए 100 रुपया है। तो जब FTA हो जाएगा तो इसी X1 वस्तु का अर्थात X वस्तु का दाम मान लीजिए 20 रुपया होगा, ब्रिटेन के लिए 20 रुपया होगा, क्योंकि जो सीमा शुल्क लगाया जाता है वो प्रतिस्पर्धा जो होता है ना, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में, इंटरनेशनल लॉ के संदर्भ में, WTO के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल एंड रेगुलेशन के तहत किया जाता है, क्योंकि आप सभी राष्ट्रों को एक समान अवसर दे रहे हैं इसके संदर्भ में। पर जब FTA कर लेते हैं तो हमारे पास एक समझौता होता है जिसके तहत हम अपने वस्तुओं का आयात निर्यात केवल उस देश के साथ न्यूनतम स्तर पर करेंगे जो अन्य के साथ हम भेदभाव भी नहीं करते हैं और एक साझा रणनीति के तहत काम करते हैं। तो देखिए बात यहाँ के रेट में कमी हो जाती है क्योंकि हम शुल्क में कमी कर देते हैं। चाहे तो कोई देश भी किसी देश के साथ FTA करके ये तकनीक अपना सकता है। तो यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा, नोट यहाँ पे एक आ जाएगा। अब इस प्रकार की स्थिति जो होगा क्या कहलाता है, तो FTA को प्रायः अधिमान या प्रोफेशनल व्यापार समझौता कहते हैं, व्यापार आर्थिक सहयोग समझौता भी कहते हैं, व्यापक आर्थिक भागीदार समझौता CEPA भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अर्थात FTA का अलग अलग रूप नाम होता है जिसका समग्र रूप आप जो शुल्क आयात निर्यात में शुल्क में कमी करने की जो प्रवृत्ति होती है FTA के संदर्भ में ही दृष्टिगोचर होती है या दिखती है। तो नोट यहाँ पे याद रखिएगा, मुक्त व्यापार की अवधारणा व्यापार संरक्षणवाद या आर्थिक अलगाववाद इकोनॉमिकल आइसोलेशनलिज्म के विपरीत है। याद रखिएगा, भारत या अन्य देश कोई FTA करता है, जैसे आसियान देश ने RCEP किया है, एक प्रकार का FTA ही किया है, तो क्या वो व्यापार संरक्षणवाद के कॉन्सेप्ट जैसे WTO में हमेशा आपको यह मुद्दा देखने को मिल जाएगा, व्यापार संरक्षणवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाए, जैसे चीन और अमेरिका करता है। वो चीन और अमेरिका करता है इस व्यापार समझौते, करता क्या है देखिए, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ इसके संदर्भ में। अमेरिका और चीन इस प्रकार के व्यवहार को अपनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वर्चस्व को कायम करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपना व्यापक असर डालने के लिए किसी खास क्षेत्र को है ना, किसी देश को मुक्त व्यापार कर देते हैं। जैसे मान लीजिए अमेरिका रहे किसी देश के साथ चाहेगा तो वो इस प्रकार की नीति अपनाता है। चीन भी बहुत से देशों के साथ एक अपने वस्तुओं को अलग कॉन्सेप्ट के तहत अपने वस्तुओं का आयात निर्यात पर बल देता है। जैसे बहुत से देश अफ्रीकन देश हुआ या तो एशिया मूल में बहुत से ऐसे देश है जहाँ चीन इस नीति का बढ़ावा देता है, जिससे एक व्यापार संरक्षण को कॉन्सेप्ट करता है। तो जहाँ पर विरोध प्रतिरोध WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे किया जाता है, पर इसका अंतिम परिणाम कुछ देखने को नहीं मिलता। जैसे अमेरिका और चीन वार जब चल रहा था, व्यापार वार,
ये पिछले 2 वर्ष पूर्व का ये घटना है। बहुत व्यापारवाद, मान लीजिए इसके वस्तुओं को 200% टैक्स सीमा शुल्क लगा दिया अमेरिका ने, चीनी वस्तु, तो चीनी ने इसके एवज में 300% का टैक्स सीमा शुल्क लगा दिया। तो यह कहीं ना कहीं अपने वस्तुओं के संदर्भ में देखने को मिलता है और ये कहीं ना कहीं यह विश्व व्यापार को एक संतुलन जो कायम करना है और WTO का जो उद्देश्य है से बाधा मुक्त आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, जिसमें ये कॉन्सेप्ट जो है आर्थिक अलगाववाद या संरक्षणवाद, व्यापार संरक्षणवाद को रोकना, तो उसमें कहीं ना कहीं यह कमज़ोर करता था। तो यह इस चीज़ को समझिएगा आप लोग, उससे बिल्कुल अलग ये कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पर एक समझौता के तहत कार्य किया जाता है जिसमें कोई भी देश शामिल हो सकता है, कोई सी देश दूसरे देश के साथ ये कर सकता है, उसके साथ अलग माहौल क्रिएट करके अपना काम कर सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि एक देश दूसरे देश के साथ प्रतिस्पर्धा के रूप में अपने मूल्यों को वृद्धि करता है, अर्थात यह 200% सीमा शुल्क लगा देगा मान लीजिए, तो अन्य देशों के साथ भी मजबूरी हो जाएगा उसके सीमा शुल्क बढ़ाने के लिए। तो मांग जो होगी वस्तु का, वो जो वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। तो इस प्रकार जानबूझकर वस्तुओं का मूल्य बढ़ाने के लिए भी यह किया जाता है। पर यहाँ पर क्या होता है कि वस्तु के मूल्य को, दर को कम किया जाता है, तो जाके उपभोक्ताओं को अंतिम रूप से जो चीज़ें इसका लाभ मिलता है। अब देखिए, भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता में शामिल मुख्य बिंदु क्या है उसे आप लोग याद रखिएगा, ताकि जो FTA होगा उस पर आप लोग को पहले से पता होना चाहिए कि हाँ इस पर क्या किन किन बिंदुओं पर चर्चा हो रही है या उस पर किन बिंदुओं पर विचार की बातें हो रही हैं। तो दोनों देश कुछ चुनिंदा सेवाओं के लिए ढील देने के अलावा वस्तुओं के छोटे से छोटे समूह पर टैरिफ कम करने, मैं जो आपको बोला सीमा शुल्क टैरिफ कम करने के लिए एक प्रारंभिक योजना या सहमति व्यापार समझौते पर सहमत हुए हैं। तो मैंने क्या आपको बोला था, इस बीच में आपको एक न्यूनतम साझा रणनीति अपनाना है। तो यही प्रारंभिक योजना या सीमित व्यापार समझौता पर सहमत हुए जो चल रहा है अभी भी। नेक्स्ट है, इसके अतिरिक्त दोनों देश संवेदनशील मुद्दों के से बचने और उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की सहमत हुए जहां अधिक पूरकता मौजूद है, अर्थात अधिक विकल्प मौजूद है, उस पर काम करना है। साथ ही साथ व्यापार वार्ता कृषि और डेयरी क्षेत्र में भारत के लिए संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। तो इस पर भी FTA के संदर्भ में काम होगा, इस पर भी कुछ समझौता होने के बिंदु देखने को मिला है। तो कृषि और डेयरी के क्षेत्र में भी होगा। साथ ही वर्ष 2030 तक भारत और यूनाइटेड किंगडम अर्थात UK के व्यापार दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है। तो आपको याद रखिएगा, आपको यहाँ से PT में प्रश्न पूछा गया है, कब तक भारत UK ने अपने लक्ष्य को निर्धारित किया, स्टेट PCS में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। इतना क्यों मायने रखता है यह ब्रिटेन और भारत के बीच FTA समझौता क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्या इसके मायने आप लोग समझिएगा। यह हमारे साझा इतिहास और समृद्ध संस्कृति की बनी साझेदारी के लिए एक जीवंत लोकतंत्र के रूप में देखने को मिल रहा है। 200 वर्षों तक हमारे यहाँ इंग्लैंड के उपनिवेश रहे हैं, हम लोग उपनिवेश रहे हैं। तो हमारी साझा संस्कृति, देखिए इसके एस्पेक्ट अलग हो सकते हैं, यह रहा है हमारे यहाँ। तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हमारा इतिहास अलग हो गया, हमारी साझा संस्कृति अलग हुई। अभी भी हम लोग एंग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं, हालांकि पिछले कुछ संशोधन में उसे समाप्त कर दिया गया, फिर भी एंग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट अभी भी है। साथ ही बहुत से आपको अभी दंपति ऐसे मिलेंगे जो अभी भी ब्रिटिश मूल के हैं और भारतीय महिलाओं से शादी कर, बहुत से ऐसे पुरुष हैं जो भारतीय हैं और ब्रिटिश मूल के लोगों से विवाह कर रहे हैं। तो एंग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट अभी भी जीवंत है। तो हमारी साझा संस्कृति साथ में, इसलिए एक जीवंत लोकतंत्र कायम करना है। दूसरा, ब्रिटेन में विविध भारतीय डायस्पोरा। अब डायस्पोरा का संदर्भ में मैंने कल का चर्चा ही किया था कि आप लोगों को जो भारतीय मूल के प्रधानमंत्री बने हैं तो एक लिविंग ब्रिज के रूप में कार्य करते हैं। तो उसके अवसर, उसके बीच जो संबंध है, गति प्रदान करना, उस लिविंग ब्रिज को अर्थात जीवित जो सेतु है उसे कहीं ना कहीं और मजबूत करने के लिए FTA जरूरी है, ताकि चीज़ों को हम लोग और अनुकूल बना सकें। देखिए, FTA केवल व्यापार नहीं है, समझ के देखिएगा, व्यापार से भी अलग हटकर लोग इस पर काम करना चाह रहे हैं। लगता है यह व्यापार की प्रवृत्ति, पर जब लोग इसमें सांस्कृतिक और आर्थिक सामाजिक पहलुओं को जोड़ दिया जाता तो एक बेहतर सांस्कृतिक लोकतंत्र की स्थापना की जा सकती। मैं आगे अभी बात करूंगा किस रूप से,
अभी, क्योंकि आप लोग चीज़ें नहीं समझ पा रहे होंगे ना कि कैसे इससे सांस्कृतिक साझा डेवलप होगा, कैसे इससे हम लोकतंत्र को जीवंत कर सकते हैं, या तो लिविंग ब्रिज कैसे डायस्पोरा भारतीय डायस्पोरा कैसे इससे प्रॉफिट पा सकता है, ऐसे ही भारत में ब्रिटिश डायस्पोरा है तो वो लाभ ले सकेगा। तो ये सब कैसे आएगा मैं अभी जस्ट आगे आप लोगों को बताऊंगा। जैसे जैसे मैं आप लोगों को की नोट्स दे रहा हूँ वैसे वैसे चीज़ों को पहले समझिए, ताकि हर चीज़ का एक एस्पेक्ट है देने का, तो आप लोग इन सब चीज़ को देखिए। साथ में G20 देश जो ब्रिटेन भारत का सबसे बड़े निवेशकों में से एक है, ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन भारत के सबसे बड़े निवेशकों में से एक G20 देशों में है, इसलिए FTA में और बेहतर हम लोग करेंगे तो और भी निवेश बढ़ेगा और भी समृद्धि आएगी। साथ में देखिए भारत और ब्रिटेन के बीच FTA का महत्व क्या है, मायने क्या था आप लोग समझ गए, अब महत्व समझिए। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि मायने का मतलब महत्व होता है। मैंने आप लोगों को आंसर राइटिंग इम्प्रूविंग में आपको एक स्लाइड शेयर किया था, याद होगा आप लोगों को। हर शब्द का अलग अलग मतलब होता है, आप उस मतलब को समझिए। ऐसा नहीं कि व्याख्या करना और परीक्षण करना दोनों एक हो सकता है। इसी तरह आप लोग यह चीज़ समझिएगा, मायने अलग होते हैं, उसका महत्व अलग है। तो महत्व अब क्या है इसे समझिएगा। गुड्स का निर्यात बढ़ेगा, अर्थात जो सामान हम लोग करते हैं, जो माल हम लोग एक दूसरे के साथ आयात निर्यात करते हैं, उसी में आपको गुड्स का निर्यात बढ़ेगा। दोनों देशों के संदर्भ में समझिएगा। जैसे यूके के साथ व्यापार सौदा हम लोग कपड़ा, चमड़े के सामान, जूते जैसे बड़े रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्रों का निर्यात बढ़ावा मिलेगा। तो इन सब क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि डिमांड इसका बहुत ज़्यादा है। भारत की 56 समुद्री इकाइयों को मान्यता के माध्यम से भारतीय समुद्र उत्पादों के निर्यात भारी उछाल दर्ज करने की उम्मीद है। देखिए इस FTA के तहत 56 इकाई जो समुद्री इकाई है, जहाँ से सी फूड्स आप लोग को दिया जाता है, निर्यात किया, उसके लिए FTA के तहत एक बिंदु रखा गया है। तो ये भी इस पर बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही साथ सेवा मुक्त स्पष्टता होगा, इसलिए महत्व रखता है। FTA में निश्चितता, पूर्ण नियोजता या पारदर्शिता के प्रदान करने की उम्मीद है। इसे यह एक उदार, सुविधाजनक और प्रतिस्पर्धी सेवाओं की व्यवस्था बनाएगा, इसलिए सेवा व्यापार की स्पष्टता बढ़ेगी इससे। नेक्स्ट है फार्मा या म्यूचुअल जो रिकग्निशन एग्रीमेंट है के अतिरिक्त बाजार पहुंच प्रदान करेगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आयुष और ऑडियो विजुअल सेवाओं सहित IT, ITES, नर्सिंग, शिक्षा सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं जैसे सेवा क्षेत्रों के निर्यात बढ़ेंगे और काफ़ी संभावना इसके साथ बढ़ेगी। भारत के लिए सेवा व्यापार बढ़ावा देने के लिए वीज़ा प्रतिबंध एक प्रमुख मुद्दा है, ध्यान रखिएगा। वीज़ा प्रतिबंध जो है वो भी इससे कहीं ना कहीं उदार बनेंगे, क्योंकि FTA जब होगा, आयात निर्यात जब हम बढ़ाएंगे तो लोगों का आदान प्रदान भी बढ़ेगा। जैसे व्यापारियों का आदान प्रदान बढ़ेगा, इससे संबद्ध लोगों का आदान प्रदान बढ़ेगा। तो वीज़ा जो कॉन्सेप्ट है, मुक्त वीज़ा, वो भी कहीं ना कहीं इससे सुलझेगा। तो चीज़ें ये सब आप लोग को समझने की ज़रूरत है। साथ ही हाल ही में भारत जो 2019 में RCEP जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप हुआ था आसियान और उसके संबद्ध 5 देशों के साथ, उससे भारत बाहर रहा था। तो उसके बिहाफ में FTA हम ब्रिटेन के साथ कर रहे हैं, और भी देशों के साथ हम लोग FTA इस प्रकार के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं। तो यह कहीं ना कहीं यह उस सेतु का काम करेगा जो हम इतने बड़े क्षेत्र से बाहर है। हालांकि इस जो CEP है उससे भारत बाहर क्यों हुआ एक अलग टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, वह एक विस्तृत टॉपिक, उस पर हम लोग कभी फिर बात करेंगे। फिलहाल नोट में आप लोग याद रखिएगा कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक जो पार्टनरशिप है RCEP, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी, एक व्यापक क्षेत्रीय आर्थिक समझौता है जिसे समझौते की औपचारिक शुरुआत 2012 से की गई और 2019 में यह पूरा हुआ। आपको 7 वर्ष लग गया, ध्यान रखिएगा, इस समझौते तक आने में उन देशों को, जिसका उद्देश्य आसियान और उसके मुक्त व्यापार समझौते अर्थात FTA के भागीदार सदस्यों के बीच व्यापार नियमों में उदार और सरल बनाना। और देखिए अंतिम समय तक 2019 के अंतिम समय तक जब तक समझौता नहीं हुआ तब तक भारत के लिए रास्ता खोल के रखा गया था इस समझौता में कि भारत शामिल हो जाएगा। और अभी भी भारत के लिए एक विकल्प दिया गया है कि भविष्य में अगर चाहेगा तो भारत इसमें शामिल हो सकता है। पर भारतीय विदेश नीति, भारतीय जो
हित हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि चीन के साथ हमारा डेप्ट बढ़ा हुआ है, जो व्यापार घाटा अधिक है, और इस समझौते में चीन इसमें शामिल है। तो ध्यान रखिएगा, इसी के संदर्भ में भारत इस रिसेप में आप लोगों को शामिल नहीं है, नहीं तो भारत इसमें शामिल हो जाता। क्योंकि दूसरा इसका एक और पहलू है कि चीनी सामान कहीं ना कहीं इसके माध्यम से भारत में आता। तो जैसे मान लीजिए एक मैप की तरह मैं आपको समझाऊं, यहाँ इंडिया है, यहाँ चाइना है, ठीक, यहाँ आसियान के देश हैं, पूरा आसियान का देश है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, न्यूजीलैंड है, और आपको यहाँ कोरिया है, उत्तर कोरिया, सॉरी इससे सटा हुआ थोड़ा जापान ये समझ लीजिए, और उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया आपको यहाँ है। और तो यहाँ समझ के देखिए कि जो हम निर्यात करते हैं ना, वस्तुओं का निर्यात जो हो रहा है, तो उसमें चीन का व्यापार घाटा सबसे ज़्यादा है। सभी देशों में हम जितने वस्तुओं से हम आयात कर रहे हैं, तो व्यापार घाटा सबसे ज़्यादा आपको चीन में, अर्थात हम चीन को वस्तुएं कम भेजते हैं, वहाँ से आयात सबसे ज़्यादा करते हैं। तो भारत अपने इनिशिएटिव PLI योजना, आप लोग नाम बार बार सुने होंगे, मैं आपको चर्चा भी करता हूँ, जो 14 क्षेत्रों को डेवलप किया जा रहा है, उसका उद्देश्य यही है कि चीन के आयात जो हम लोग करते हैं उसके कमी लाया जाए, और इसके लिए आपको काम किया जाए। तो बहुत ही डंपिंग का कार्य चीन के द्वारा किया जाता है, यह लगभग सभी देशों के द्वारा डंपिंग का कार्य किया है, पर चीन कहीं ज़्यादा करता है। वो करता क्या है कि अपने वस्तुओं को अन्य देशों में भेजता है, वहाँ पर, क्योंकि भारत सरकार ने एक नियम लाया था, आप लोग याद होगा, किसी प्रोडक्ट में ओरिजिन ऑफ स्टेट लिखना है, अर्थात वो वस्तु किस देश से आया है। उपभोक्ता को जानने का अधिकार है कि वो वस्तु जो खरीदा, जैसे आप मोबाइल खरीदते हैं तो बहुत से पहले मेड इन चाइना आते थे, अब मेड इन इंडिया लिखा जाता है, अर्थात वह उसका उत्पादन इंडिया में हुआ है, ना कि चाइना में हुआ। पहले जैसे MI का आप लोग मोबाइल लेते हैं, या ओप्पो का मोबाइल लेते हैं, या किसी कंपनी का लेते हैं, पहले क्या होता था, मेड इन चाइना लिखा जाता था, अब मेड इन इंडिया था। उसके संयंत्र, कंपनी भले चीन में है पर उसका संयंत्र इंडिया में है। तो उपभोक्ता को अधिकार है, हम मेड इन इंडिया लेना चाहेंगे तो लेंगे, नहीं तो विदेश का लेना चाहता तो वो ले सकता है। पर इसी बीच वो क्या करने लगा कि इस कॉन्सेप्ट के जो मेड इन सोर्स ऑफ स्टेट जो कॉन्सेप्ट इंडिया लेकर आता है कि हर वस्तुओं पर आपको लिखना है, तो इसने क्या किया, चीन ने दूसरे देशों जैसे वियतनाम से या तो अन्य देशों जो आसियान देश है, उस देशों के साथ उसने वहाँ पर अपना माल भेजता था, वहाँ सोर्स ऑफ उस देश का नाम लिखता था, तब जाके इंडिया में भेजता था। अपना प्रोडक्ट बाय किसी कंट्री, भाया किसी कंट्री के साथ इंडिया में भेजता था। तो इस तरह यह चाल चीन खेलता था, और देखिए कहीं ना कहीं व्यापार घाटा और भी बढ़ रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए जो RCEP जो समझौता हुआ था, उसमें आसियान के देश थे, वही चीज़ यहाँ कर रहा था। इसलिए भारत अपने व्यापार संतुलन को कायम करने के लिए, स्थिर करने के लिए यह दिशा कदम लेता है कि मैं भविष्य में इसके संदर्भ में कुछ डिसीजन लूँगा। फिलहाल अभी इसमें हम कुछ कदम नहीं लेंगे, नहीं तो आसियान के साथ हमारा समझौता बेहतर है, चीन ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा समझौता बेहतर, हम लोग अच्छे स्थिति में हैं, साथ ही साथ बहुत से देशों के साथ। पर चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा था। इसी को कहीं ना कहीं इसका भारतीय नीति निर्धारकों को यह लगा कि यह कहीं बाय प्रोडक्ट के रूप में वस्तुओं को भारत में भेजने न लगे। तो जो हम टारगेटेड रखे हैं लक्ष्य की व्यापार संतुलन करना है चीन के साथ, वो कहीं ना कहीं उसके परिणाम अलग ही नहीं आ जाए, तो इसलिए ये चीज़ें देखने को मिला था। तो आप लोग ये समझिएगा कि आसियान 10 देश राज्यों के साथ ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ये 10 देश है आसियान के। उसके 5 FTA साझेदार, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, जापान है, न्यूजीलैंड है, दक्षिण कोरिया के बीच एक समझौता 2019 में फाइनल हुआ, जो RCEP के नाम से जाना जाता है, RCEP के नाम से जाना जाता है। तो यह आपको इसका संतुलन भी करने को मिलेगा। नेक्स्ट है अमेरिका और यूरोपीय संघ UK के साथ व्यापार सौदों को नए सिरे से ध्यान केंद्रित करना और भारतीय निर्यातकों के लिए प्रमुख बाजार अपने सोर्सिंग विविधता लाने के इच्छुक हैं। हाल ही में बहुत से देश भारत के साथ FTA करने का राजी हुए हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, जिसमें आपको UK, अमेरिका, यूरोपीय संघ, UAE और इस प्रकार से बहुत, इजराइल भी इच्छा जाहिर किया है, उस पर कार्य प्रगति चल रहा है, बहुत से लोगों के साथ हो भी चुका है। तो आगे हम लोग बात करेंगे किन के साथ हुआ है।
अब राजनीतिक लाभ क्या होगा इसका? यूरोप में एक सुरक्षा सहयोगी के रूप में बने रहते हुए ब्रिटेन हिंद प्रशांत क्षेत्र की तरफ झुक रहा है, जहां एक स्वाभाविक सहयोगी हो सकता है। तो मैंने आपको कुछ दिन पहले चर्चा भी किया था आसियान बिम्स्टेक के संदर्भ में भी कि हिंद प्रशांत का क्षेत्र अगले कुछ वर्षों में इतना सशक्त हो जाएगा कि यह आपको इसमें ही भू राजनीति अगले कुछ वर्षों के बाद देखने को मिले। अभी जैसे यूरोप में आपको नज़र आता है ना, यूक्रेन रसिया, यूक्रेन यूरोपीय कंट्री, अमेरिका, जो राजनीतिक का केंद्र वहाँ रहता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र आपको उधर नज़र आ रहा है ना, कुछ वर्षों बाद इन क्षेत्रों में नज़र आएगा, क्योंकि चीन की विस्तारवादी नीति यहाँ धीरे धीरे हावी हो रही है। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र या क्वाड की बात हो या IU2 की बात हो, तो सभी का विकल्प हिंद महाप्रशांत महाक्षेत्र है। तो आपको आने वाले समय में इसकी भूमिका बढ़ जाएगी, तो ब्रिटेन एक सहयोगी क्षेत्र उभर कर आ सकता है। साथ ही साथ वैश्विक स्तर पर चीन बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए भारत को क्षेत्रीय संतुलन बहाल करने के लिए व्यापक गठबंधन की आवश्यकता होगी। तो वहाँ भी आपको ब्रिटेन हमारा सहयोग कर सकता है। तो इसलिए भारत को मैं आपको क्या बताया कि FTA को केवल आप आर्थिक संदर्भ में नहीं समझें, इसके एस्पेक्ट बहुत होते हैं। किसी भी देश के साथ कोई FTA कर रहा है तो केवल उसका व्यापार ही लक्ष्य नहीं होता, व्यापार के साथ उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंध का संतुलन करना रहता है, सांस्कृतिक विविधता को कायम करना रहता है। साथ ही साथ जो हमारे रिश्ते में बहुत से ऐसे बिंदु है जो उसको उकेरा जा सकता है, एक बेहतर समझ हम विकसित कर सकते हैं, अपने क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान के लिए एक मत विकसित कर सकते हैं। तो इस प्रकार बहुत से कार्य इसके द्वारा किया जाता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, तो इसको बेहतर तरीके से आप लोग देखिएगा। अब भारत द्वारा हस्ताक्षर किए गए प्रमुख FTA, भारत ने अभी तक कितने FTA किए हैं, कितने देशों के साथ, किन किन क्षेत्रों में, तो आप लोग याद रखिए। सबसे पहले याद रखिए दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता साप्टा। तो दक्षिण एशिया कौन है? पूर्व ये है, पश्चिम ये है, उत्तर ये है, दक्षिण ये। तो दक्षिण ये हुआ ना, दक्षिण एशिया के साथ यह साप्टा मुक्त व्यापार समझौता किया है दक्षिण एशिया। अब आसियान व्यापार आर्थिक सहयोग CACP किया है, ध्यान रखिए CACP किया है। भारत आसियान जो 10 देश का मैंने नाम लिया ना, 10 देश का अभी हाल ही जो CPEC के नाम में जब नाम ले रहा था, कंबोडिया, वियतनाम, ये सब जो देश हैं, देखिए यहाँ पर कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, 10 देश है। इसके साथ ब्रुनेई भी एक इसमें है। तो इसके साथ अलग से इसने आपको भारत आसियान व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता CECA किया है। तो ध्यान रखिएगा, भारत कोरिया व्यापक आर्थिक समझौता CEPA किया है। ये भी सभी FTA ही हैं, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अलग अलग क्षेत्रीय नाम इसको दिया गया। और भारत जापान आपको समझौता किया है, फ्री FTA किया है CEPA। तो देखिएगा सबका आपको नाम अलग अलग देश, भारत कोरिया के साथ किया है, आपको साप्टा किया है, FTA के रूप है, हाल ही में ब्रिटेन के साथ करेगा, वो लक्ष्य निर्धारित किया। तो इस प्रकार के, और ये सब टॉपिक आपको अलग से मैं कवर करूँगा, वीडियो एनालिसिस जब क्लासेज होंगी वहाँ पर, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध होगा ना इकोनॉमिक्स के पार्ट में या तो पॉलिटी के पार्ट में, जब हम अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ की चर्चा करें तो वहाँ पर ये सब चीज़ें आएंगी। तो मैं वहाँ आपको इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप UPSC का जो पैकेज चल रहा है और BPSC 68 का, तो आप इसे ज़रूर परचेज कीजिएगा। इसका फ़ीस ज़्यादा नहीं रखा गया, आप लोग समझिएगा, पर इसके आस्पेक्ट आपको है ना बहुत बेहतर मिलने वाले हैं। 1999 रखा गया UPSC के लिए डिस्काउंट के साथ। तो आप लोग 31 तारीख से पहले ज़रूर ख़रीद लीजिए, नहीं तो फिर आपको यही फ़ी बढ़ जाएगा। तो फिर आपको बाद में पता चलेगा कि चीज़ें बढ़ गई और उसी चीज़ को मैं महंगे दाम पर ख़रीद रहा हूँ। जो मैं यहाँ देता हूँ ना उससे कहीं बेटर क्वालिटी आपको वहाँ और मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर मैं 1 घंटे में केवल एक ही टॉपिक और विस्तृत चर्चा साइड डायग्राम पर चर्चा करता हूँ। पहले 2-3 वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो आप लोग पहले उस वीडियो को जाके देखिए कि क्या आपने मौलिक अधिकार के संदर्भ में वैसे विचारधारा को पढ़ा है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, टू दी पॉइंट, जो एग्ज़ाम में आपको वो क्वेश्चन मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिलाइएगा तो चीज़ें समझ में आएगी क्या यह सही है या क्या गलत है मैं जो बोल रहा हूँ। और इतना तो विश्वास आप लोग को हो ही गया होगा जो दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में कर रहा हूँ कि आपको किस रूप से आपका चीज़ों को मैं कवर करता हूँ। तो यह वहाँ पर ऐसे ही इच्छा, ऐसे ही जवाबदेहिता आपको
यूपीएससी और पीसीएस जो 68 का क्लासेज जो चल रहा है वहाँ आपको नज़र आएगा। आपको एक अलग एस्पेक्ट, और हमारे जो इस बार मेंस यूपीएससी के मेंस में आपको जो क्वालिफाई किए हैं, मेंस देखा है, वो भी कमेंट कर रहे हैं। तो आप समझिएगा कुछ बातें हैं जो आपको इस ओर जाना चाहिए। फिर भी आप लोगों को अगर लगता है तो आप अपने स्वतंत्र है, बाद में अगर पछताइएगा तो मुझे मत फिर भाई बोलिएगा कि सर आपने ऐसा क्यों नहीं कहा था। कुछ चीज़ें मैं इशारा कर देता हूँ, चीज़ों को समझ जाना चाहिए आप लोगों को। हर चीज़ ओपन प्लेटफॉर्म पर नहीं बोली जा सकती है, पर आप लोगों को जो चीज़ें दी जा रही है ना, टारगेटेड चीज़ें, उतना ही कवर कर लीजिए। नेक्स्ट चलिए बात करेंगे हम लोग। देखिए एक चीज़ हेट स्पीच के संदर्भ में, देखिए मैंने आपको पहले भी चर्चा किया था ना, हेट स्पीच लगातार बढ़ रहा है, उस पर एक नज़ीर पेश करने की ज़रूरत है। तो उसी में देखिए भड़काऊ भाषण के मामले में आजम खान को 3 साल की सज़ा दी गई है। उसी में देखिए 2019 के लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री पर की गई थी अमर्यादित टिप्पणी। मैंने आपको क्या बोला था कि आपके राजनीतिक विरोध कितने भी हो सकते हैं, ठीक ना, राजनीतिक विरोध, व्यक्तिगत विरोध, या तो किसी व्यक्ति समाज के प्रति कितने भी विरोध हो सकते हैं, पर आप किसी शब्द की सीमा जरूर बना के रखिए। एकदम ऐसा अमर्यादित शब्द का प्रयोग नहीं कीजिए जिससे किसी खास पद की जो विरासत है उस पर ठेस पहुँचे। तो इन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री से अभद्र टिप्पणी की थी, तो उन्हीं के संदर्भ में हेट स्पीच के संदर्भ में इन्हें सजा दी गई। उसी का संदर्भ आप समझिएगा, जो मैंने आप लोगों को बताया था, केस स्टडी के तौर पे इसे यूज कर लीजिएगा आप लोग। पहले हेट स्पीच मैंने आपको पहले वीडियो में 2-3 दफ़ा बताया है, तो आप लोग उस वीडियो को जाके देखिए, जो अभी तक नहीं देखे हैं। जो देख लिए हैं तो करना कि आप लोग की पॉइंट अपडेट कर देना है, हेट स्पीच के संदर्भ में किन्हें सजा दी गई है हाल ही में, तो आपको आजम खान को, तो ये सब चीज़ें आप लोग अपडेट करना है। और कुछ एक्स्ट्रा इस मैंने पहले भी बातें की जा चुकी है, तो आप लोग इसे समझ। देखिए एक पीटी ओरिएंट है, आपको वायुसेना के लिए भारत में ही बनेंगे परिवहन विमान। तो इसमें 21,900 करोड़ रुपए की समझौता विमान निर्यात पर होगा, जिसमें भारतीय सेना, वायुसेना के लिए टाटा समूह और वैश्विक कंपनी एयरबेस की संयुक्त साझेदारी के आधुनिक C295 परिवहन विमानों का निर्माण करेगी। देश में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वायरफेयर सिस्टम से लेस इन विमानों का निर्माण किया जा रहा है, जो गुजरात के वडोदरा में फैक्ट्री लगेगी और 2026 से इसका निर्माण शुरू हो जाएगा। तो आपको पीटी फैक्ट याद रखना, ये पीटी फैक्ट कभी पूछ सकता है। रक्षा से जब भी कुछ ऐसे समझौते होते हैं, नए नए समझौते होते हैं, तो आपको प्रश्न उभारता है, तो आपको इसके कवर करना है। चलिए नेक्स्ट है, तब तक चैनल को आप लोग शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 10,000 का जो टारगेट है उसे पूरा करने हमारा सहयोग करें, युक्तियाँ इसका सहयोग करिए, और तब हम लोग स्मार्ट क्लासेज में कन्वर्ट होंगे। देखिए यहाँ पर 2030 तक 100% साक्षरता का लक्ष्य रखा गया है नवीन भारत शिक्षा नीति मिशन में। तो ये आपको पीटी फैक्ट के रूप में काम करेगा, और ये किन विषयों पर काम करेगा ये भी आप लोग 21वीं आपको यहाँ पर दिया गया है। देखिए 13 प्रमुख विषय आपको याद रखना है, 13 प्रमुख विषय को, ताकि आने वाले एग्जाम में कभी प्रश्न पूछे तो ऐसा कवर कर सकेंगे। चलिए ठीक है। देखिए ये सब चीज़ें ना खुद से भी कर लिया कीजिए, क्योंकि देखिए इस पर बार बार चीज़ें अपडेट करना सही नहीं रहता है। जब मैं अंडरलाइन कर दिया हूँ, पेपर आप लोग को अवेलेबल करा दिया जाता है, स्क्रीनशॉट करके भी शेयर किया जाता है ग्रुप में। तो ये सब चीज़ें जो पीटी फैक्ट वाला पार्ट है ना, उसे आप लोग स्वयं से कवर कर लीजिए। तो इससे होगा क्या, समय बचेगा हमारा भी आपका भी। अब वीडियो 1 से 1.5 घंटे का वीडियो जाता है, वो कहीं ना कहीं आपको पूरी 1-1.5 घंटे का वीडियो देखने में हमको लगता होगा 2 से 3 घंटे आप लोग का समय निकलता होगा। तो इसको कम करने के लिए जो पेपर दिया जाता है आपको, उसको अंडरलाइन जो पीटी फैक्ट होता है उससे आप लोग कवर कर लीजिए। पीटी फैक्ट में केवल ऑब्जेक्टिव चीज़ों को कवर करना होता है उसके, और जबकि मैं सारे को अंडरलाइन कर देता हूँ जो इम्पोर्टेंट होता है। तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, चीज़ों को समझिएगा। जो पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट होगा, मैं उस पर विस्तृत चर्चा करूंगा, विस्तृत बातें रखूंगा, ताकि एग्ज़ाम में कभी आप लोग को दिक्कत ना हो। तो ये सब चीज़ों को आप लोग भी सहयोग कीजिए, केवल एक तरफा ही चीज़ें मेहनत नहीं होनी चाहिए। देखिए आप इसे ज्ञानवश जरूर पढ़िएगा, नॉलेजवश जरूर पढ़िएगा। अगर मान लीजिए कभी आपसे प्रश्न पूछ दे ऐसी कौन सी गलतियाँ थीं जिसमें आपको कश्मीर अभी तक भुगत रहा है सज़ा, अर्थात जो भी कश्मीर के विवाद हैं, हालिया विवाद अभी तक है 370 के संदर्भ में। तो नेहरू जी ने कुछ ऐसी गलतियां की थी, मैं भी मानता हूं
देखिए उनके बहुत से काम हैं भारत को विकसित करने में अग्रसर भूमिका अदा की थी, जिसमें आपको भारी उद्योगों का लगाना या जेएनयू जैसे विश्वविद्यालयों का गठन करना, ऐसे बहुत से भारत निर्माण कार्य किए गए थे। पर कोई भी शासक अगर रहता वो ऐसी कुछ गलतियां जाने अनजाने में कर देता है ना, जो उसकी खामियाजा आपको देश को भुगतना पड़ता है। तो उसी संदर्भ में ये ऐसा नहीं है कि केवल प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू उन्हीं के संदर्भ में, जवाहरलाल नेहरू जो हैं उन्हीं के संदर्भ में, विश्व के सभी नेताओं के संदर्भ में ये बातें होती है। वर्तमान प्रधानमंत्री के बारे में बातें होंगी ये कि इनका भविष्य जब इतिहास लिखा जाएगा तो बहुत से ऐसे काम हैं इनके द्वारा बहुत बेहतर काम किया गया, पर कुछ ऐसे काम हैं जो वर्तमान समसामयिकी के संदर्भ में भविष्य में जब इनका इतिहास लिखा जाएगा तो कुछ ऐसे पन्ने आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ इनकी राजनीतिक भूल होगी या प्रशासनिक भूल होगी या विदेशी भूल कही जाएगी। तो उसी का आकलन जब हम आज से 15-20 साल बाद लगाएंगे वर्तमान जो पीएम हैं उनका, तो ऐसे पॉइंट मिलेंगे। तो आप लोग को यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करना है, ठीक ना, कि कोई कांग्रेस समर्थक होंगे तो ये समझ लेंगे नहीं ये कैसे बोल दिया, भाजपा समर्थक हो तो बहुत तारीफ करेंगे, ऐसा एकदम बिल्कुल नहीं करना है। यह एक समान धारा है, विचारधारा आपका होना चाहिए, एक न्यूट्रल वे में आपको सोचना है कि कोई भी व्यक्ति विशेष पूर्णता नहीं होता है, उसमें बहुत से गुण होंगे कुछ अवगुण होंगे, बहुत से अवगुण होंगे और कुछ गुण होंगे। तो आप पर डिपेंड करता है एक एस्पिरेंट के तौर पर आपको किन पार्ट को चूज करना, आप उनके गुण को चूज कर रहे हैं या अवगुण को। और जब आप विश्लेषक बनते हैं, आपको एग्ज़ाम लिखना है तो आपको सारे एस्पेक्ट पता होना चाहिए। तो इसको आप लोग बस केवल पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत बेहतर तरीके से बताया गया भूल क्या था एक्चुअली, जब चीज़ें थी जो नहीं करना चाहिए था। जैसे 2-3 गलतियां मैं भी मानता हूँ, कश्मीर के मुद्दे पर एक गलती था, दूसरा यूएनओ में यूनाइटेड नेशन में चीन को समर्थन देना आपको सुरक्षा परिषद में, जिसका खामियाजा आज तक हम लोग भुगत रहे हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर आप लोग समझते ही होंगे, अगर भारत नहीं देता, क्योंकि ऑफर भारत के लिए भी आया था, चीन से पहले भारत के लिए आया था, पर भारत ने नकार दिया कि मैं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में आपको सदस्य नहीं बनूंगा, आप मेरे एशियाई कोटा को चीन को दे दीजिए। तो देखिए बात यहाँ ये है ना, कुछ राजनीतिक दूरदर्शिता भी मायने रखती है। अगर वर्तमान संदर्भ में समझे, अगर ऐसा ऑफर वर्तमान चीज़ों को मिलेगा, वर्तमान प्रधानमंत्री को मिलेगा, तो क्या प्रधानमंत्री वर्तमान के इस अवसर को छोड़ना चाहेंगे? नहीं छोड़ेंगे। या मैं भी रहूँगा, आप भी रहिएगा। वर्तमान हालात में देखते हुए जो वैश्विक परिदृश्य बदल रहा है, तो इस प्रकार के अवसर को हम लोग कभी नहीं छोड़ना चाहेंगे। पर ये उस समय ऐसा घटना घट गया, उसके पीछे देखिए हिंदी चीनी भाई भाई का कॉन्सेप्ट बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा था, इसलिए जो प्रधानमंत्री का एक जेस्चर था, ये बिलीफ था जवाहरलाल नेहरू जी का, तो चीन हमारे साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। पर 62 का जो घटनाक्रम हुआ तो सारी राजनीतिक सारी विचारधारा, इसी वियोग में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु भी हो जाती है। ध्यान रखिएगा कि चीन पर जितना उन्होंने विश्वास किया था, उस विश्वास को उन्होंने 1962 में तोड़ दिया चीन ने, तो इसी वियोग में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है। राजनीति मैं नहीं बोल रहा हूँ, यह विश्लेषक बोलते हैं, यहाँ तक कि खुद उनके जो गृह सचिव रहे थे, उनके साथ जो लोग काम कर रहे थे, उनका भी मानना है। तो देखिए बातें हैं ना, किसी के साथ अधिक प्रेम आपके लिए घातक होता है। अब मैं इस चीज़ को बेहतर जानता हूँ, आप भी जानते होंगे कि अधिक प्रेम किसी के साथ घातक आपके लिए होगा। एक समय ऐसा आएगा जहाँ पर उसके अलावा आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। तो यही चीज़ वहाँ पर कॉन्सेप्ट काम कर रहा था। अधिक प्रेम हम चीन के साथ दिखा रहे थे, और जब वो घातक 1962 में आया आत्मघाती रूप से, तो चीज़ें बदल गई। तो ये एक आपको ड्रॉबैक था, जो गलतियां जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। तो ये आपको समझनी होगी कि किसी भी व्यक्ति विशेष के गुण क्या है, अवगुण क्या है, और आप एक्सपेरेंट है तो दोनों आधार पर आपको आकलन करने की आवश्यकता होती है। तो आप इसी संदर्भ में चीज़ों को समझिएगा। बाकी 370 के संदर्भ में बातें कर दी गई हैं, किस रूप से यह भूमिका अदा हुई थी, तो आप इसे देख लीजिएगा। इसे पार्टी पॉलिटिक्स के व्यू से मत देखिएगा, केवल एस्पिरेंट के व्यू से देखिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, एस्पिरेंट के व्यू से इनके पॉइंट को समझिएगा, जो हूबहू लिखा हुआ है वही चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए पीटी फैक्ट है, केरल में थय्यम उत्सव मनाया जा रहा है। तो आपको पीटी में प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, थय्यम उत्सव या इस प्रकार के जो हर स्टेट में कुछ पौराणिक या तो सांस्कृतिक पर्व होती है, उसके संदर्भ में प्रश्न पूछा जाता है। तो केरल में एक थय्यम उत्सव है, नृत्य होता है कन्नूर जिले में,
आपको यह वार्षिक उत्सव के विशाल का थय्यम प्रस्तुत करता है कलाकार, जिसमें आपको शानदार कला रूपी एक तस्वीर होती है। भारत विधि सांस्कृतिक कला सूचक देवताओं के रूप धारण करके प्रस्तुत किया जाता है, एक मुखौटा के रूप में देखिए यहाँ पर। तो आपको ये चीज़ें प्रश्न पीटी फैक्ट में पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए यह आपको समझने की ज़रूरत है, ये आर्टिकल आप लोग सभी लोग पढ़िएगा, खासकर मुस्लिम जो हमारे स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है, मुस्लिम भाई लोग, वो ज़रूर समझिएगा। आपको कितना लोग राजनीतिक रूप से आपको यूज करता है ना, ये मैं बातें आपको बार बार बोलता भी समझाता भी, तो आप लोग को कभी लगता हो कि सर मुस्लिमों के खिलाफ ऐसा बात बोलते या मुस्लिमों के साथ समर्थन नहीं करते हैं। मैं उस विचारधारा को कभी बल ही नहीं देता हूँ कि किसी खास धर्म विशेष को वरीयता दिया जाए। सभी को समान अवसर दे दो, उसको आज़ाद कर दो, खोल दो, उसको अवसर दे दो, उसके पनपने पर जिसमें जितनी शक्ति होगी ना, और जो जितना बेहतर काम करेगा वो अपने आप खुद स्थापित कर लेगा। किसी के तुष्टीकरण को मैं बल नहीं देता हूँ, ध्यान रखिएगा। तुष्टीकरण की जो राजनीति होती है ना, मैं उसको कभी भी बढ़ावा देने का वकालत नहीं करता हूँ। और जो व्यक्ति यह समझ लिया ना तुष्टीकरण की राजनीति, तो आप स्वयं आज़ाद हो जाइएगा, स्वयं आप चीज़ों को अपने हक से लड़ाए। क्यों आपको अल्पसंख्यक बोला जाए? आपने कभी सोचा है क्यों आपको अल्पसंख्यक बोला जाए? खुद से सवाल कीजिएगा, एक नागरिक के तौर पर। क्यों कोई आपको दूसरा रिलीजन का लोग या दूसरे वर्ग के लोग आपको अल्पसंख्यक कहें? आप ये पहले सोचिए। आप एक नागरिक, भारतीय नागरिक रूप में क्यों नहीं कहलाएंगे, या तो भारतीय सहभागी क्षेत्र के रूप में क्यों नहीं कहलाएंगे? आपको अल्पसंख्यक का दर्जा क्यों दिया जाएगा? ये समझने वाली ज़रूरत की बात है। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल सुनुक जो बने हैं ना, उसके संदर्भ में आप चीज़ें समझिएगा। कुछ घटनाक्रम ऐसा हुआ है, और पहले भी मैंने आपको बताया है कि भारत में अल्पसंख्यक का जो वर्गीकरण है ना, वो बहुत गलत आधार पर किया गया है। हम लोग जब भी, और आइडियोलॉजी ऐसा फिट कर दिया गया है ना कि अल्पसंख्यक जैसे ही कोई कहे तो मुस्लिम को हम लोग समझेंगे। यह समान धारणा है, यह आप में, हम में, सब में है कि अल्पसंख्यक का जब भी बात होगी सबसे पहले मुस्लिम ही आते हैं। अरे भाई, इसके बीच में आपको ईसाई भी है, बौद्ध भी है, जैन भी है, सिख भी अल्पसंख्यक के तौर पर गिने जाते हैं। तो आप इनकी चर्चा पहले क्यों नहीं कर लेते हैं? जबकि सबसे मात्रा में देखा जाए तो यही अल्पसंख्यक के पॉइंट में है, ये 14 पॉइंट के आसपास है। फिर भी हमारे मन मस्तिष्क में मुस्लिम अल्पसंख्यक ही क्यों आते हैं? तो ये आइडियोलॉजी को समझिए, आप इस तुष्टीकरण की राजनीति को समझिए कि कितना राजनीतिक वोट प्राप्त करने के लिए लोग किस हद तक जा सकते हैं ना, इसकी पराकाष्ठा हो जाती है। देखिए यहाँ पर पहले मैं कुछ चीज़ें समझा दूँ पहले, उसके बाद कहीं था लिखा हुआ, पहले मैं उसको, क्योंकि अंडरलाइन बहुत किया हुआ है ना, इसी में मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ कहाँ लिखा हुआ है। थोड़ा सा एक सेकंड वेट कीजिएगा आप लोग। पी चिदम्बरम जी और उनके कुछ लोग हैं ना, एक सेकंड, हाँ देखिए यहाँ मिल गया। पी चिदम्बरम और शशि थरूर को लगा था कि सरकार इनाम मिलेगा, लेकिन फटकार मिली है। विपक्षियों के द्वारा, उनके द्वारा बोला गया है, देखिए कि अल्पसंख्यक समुदाय से क्यों नहीं प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। अब देखिए ब्रिटेन में अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री बन रहा है, उसका असर भारतीय संदर्भ में समझिएगा आप। इनके द्वारा यह बोला गया है कि यह सवाल उठाया गया कि भारतीय प्रधानमंत्री अल्पसंख्यक क्यों नहीं बना दिया जाए। अल्पसंख्यक मुस्लिम अल्पसंख्यक की बात की गई है, नाम बाकायदा धर्म का नाम लेकर। मैं आपको क्या बोला, अल्पसंख्यक केवल मुस्लिम ही है, जैन सिख ईसाई नहीं है, है ना? आपको इस चीज़ को मानते हैं? तो चलिए अब इस पर हम लोग कुछ बातें करेंगे। क्या है इस परिघटना के रूप में जो प्रधानमंत्री मिले हैं, 6 साल में 5वें प्रधानमंत्री इंग्लैंड को मिले हैं, उसमें
चाहिए कि ब्रिटेन में नस्ल को कोई मुद्दा नहीं रह गया है, या अल्पसंख्यक के प्रति संवेदना परिपक्व हो गई है, या फिर देश में विविधता को स्वीकार कर लिया। मैंने आपको कल भी बताया था कि एक ऐसे फेज से इंग्लैंड गुजर रहा है जहां पर कुछ अवसर, क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी ऐसी पार्टी थी जहां पर नस्लवाद ये सब परिपक्व अल्पसंख्यकों का कॉन्सेप्ट वहाँ पर डेवलप है। वहाँ पर अगर ऐसी चीज़ें उभर कर सामने हुए तो कुछ बदलाव का असर देखने को मिल रहा है। तो देखिए, इसमें सभी अटकलों को नए प्रधानमंत्री ने यह कहकर खुद विराम लगा दिया कि उनके प्रधानमंत्री चुने जाने की उनकी नस्ल का कोई प्रासंगिकता नहीं है। ठीक है, एक पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, उनमें समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, इसलिए उनका चयन किया गया है। एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग यहाँ पर। दूसरा हम लोग आगे बात करें, उन्हें ब्रिटेन की जनता ने नहीं चुना, बल्कि परिस्थितियों में विशेष एक विशेषज्ञ और उम्मीद की तरह उपलब्ध थे, और कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों ने बहुमत में उन्हें चुनने का फैसला किया। कल जबकि मैंने बात भी किया था, कंजर्वेटिव पार्टी के पास कोई विकल्प ही नहीं बचा था, क्योंकि जॉनसन थे वो वापस हो गए, और उसके बाद एक और प्रधानमंत्री के दावेदार थे वो भी वापस हो गए। तो लास्ट में आपको सुनुक ही बचते हैं। तो कंजर्वेटिव पार्टी किसी भी प्रकार से वर्तमान में वो लेबर पार्टी को सत्ता नहीं देना चाहती थी, तो उसके पास मजबूरी बस यह भी विकल्प था कि हम सुनुक को ही बहुमत का नेता चुने, अपने दल का नेता चुने और प्रधानमंत्री बनाए। तो साथ ही कुछ बदलाव वहाँ पर यह भी देखने को मिला था। अब सिर्फ 1.5 महीने पहले जब मतदाता मंडल में सांसदों के अलावा ये जब सुनुक गए थे तो वहाँ पर उनकी हार हुई थी। जब जनता के सामने गए थे तो वो हार हुई थी, और उसके बाद कुछ महीने में ऐसा क्या हो गया कि वो प्रधानमंत्री बन गए। तो देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं आप लोगों को समझना होगा। ऋषि सुनुक, एक सेकेंड, ऋषि सुनुक है ना, नस्ल को उनके चुनाव में कोई सीधा संबंध नहीं है, न ही यह ब्रिटेन के नस्लवाद या उपनिवेशवाद से मुक्त होने का प्रमाण है। इससे सामाजिक विविधता और स्वीकार करने या अल्पसंख्यक समुदाय को सशक्त करने या का भी संदेश नहीं है। पर भारत के कुछ नेता बुद्धिजीवी उनको लग रहा है कि वह अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला का सुअवसर है। सीधे सवाल दाग दिया गया कि क्या कभी भारत में ऐसा हो सकता है कि कोई अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री बन सकता है। लगा कि बात से साफ नहीं है, और हुए सीधे पूछ लिया कि क्या मुसलमान प्रधानमंत्री बन सकता है। आपको क्या मैं बोलूँ, यहाँ तक तो सवाल लाजमी था। चलिए, यहाँ तक तो समझ में आता है। चलिए, आप एक पैरेलल वे से बातें कर रहे हैं, किसी खास वर्ग को तुष्टीकरण के नज़र से नहीं देख रहे, अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं। अल्पसंख्यक में सभी लोग आ जाते हैं, पर सीधा यह बोल देना क्या मुसलमान प्रधानमंत्री बन सकता है, यह कहीं ना कहीं तुष्टीकरण भोटीकरण का राजनीति हो जाता है। जब तक यह मुस्लिम वर्ग यह नहीं समझेगा कि अवसर क्या होता है, तुष्टीकरण क्या होता है, तो आप लोगों का विकास कभी नहीं होगा। आप एस्पिरेंट है, आप चीज़ों को समझते होंगे, और एक अधिकारी बन जाने के बाद आपकी क्या शक्ति है, किस रूप से आप शक्ति का प्रयोग करते हैं, किस तरह समाज विकास में अपना योगदान देते, आप एस्पिरेंट के तौर पर। ऐसे आम जनता के तौर पर आपको लगता होगा कि नहीं बहुसंख्यक आपको दबा ही रहा होगा, पर विश्वास मानिए, विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यक से अधिक अधिकार मिला हुआ। आप किसी भी इतिहास को उलट के देख लीजिए, किसी देश के अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के कॉन्सेप्ट को, आपको पता चल जाएगा कि भारत में जो अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया गया है ना, वो बहुसंख्यक से भी अधिक कहीं है, उनको दिया गया है। तो इस चीज़ को जब तक आप नहीं समझेंगे, नहीं अगर इसे अपने जीवन में आत्मसात करिएगा, तो आपका तुष्टीकरण किया ही जाएगा और आपको राजनीतिक चारा के तौर पर उपयोग किया जाएगा। अब मैं स्पष्ट शब्दों में ये सब चीज़ें बोलता हूँ, जो सच है तो सच है। अब देखिए, इस उतावलेपन में सवाल करने वालों को कलई खोल दी गई। जिस देश की संस्कृति का मूल ही विविधता है और सर्वसमावेशी हो, और जो वसुधैव कुटुंबकम पर यकीन करता हो, उसे भला किसी और के सामने कुछ साबित करने की क्या जरूरत है, और क्यों जरूरत है, यह भी आप लोग ध्यान रखना है। कुछ नेताओं ने अपनी ही पार्टी और सरकार के लिए पानी फेर दिया। तो कांग्रेस के लोगों का यह पुराना आदत है। हाल ही में पाटिल जी भी ने अब गीता को बोल दिया कि जिहाद का सीख दे रहा है। उनसे बड़ा बेवकूफ़ इस वर्ल्ड में नहीं हो सकता, जिस गीता को आइंस्टाइन और न्यूटन जैसे लोगों ने अपने अध्ययन शैली में शामिल किया है वैचारिक विकास के लिए, उसको जिहाद का नारा देता, जिहाद का शिक्षा बोलते हैं। अब जिहाद भी दो प्रकार के थे, ठीक ना। तो जिहाद का अगर सही रूप अगर वर्गीकरण करते तो भी माना जा सकता था ना, हाँ सही है, पर जिहाद को गलत वे से प्रोडक्ट करना गीता के संदर्भ में
प्रस्तुत करना ये कहीं ना कहीं उनको वैचारिक बुद्धिमत्ता का ही परिचय है कि आप कितने पढ़े, वैचारिक रूप से समृद्ध हैं। चलिए, जिस देश में 4 राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या सेना प्रमुख, मुख्य चुनाव आयुक्त और एक प्रधानमंत्री अल्पसंख्यक समुदाय से रहे हों, उस पर सवाल उठाकर साबित कर क्या करना चाहते। अब यह है कि अल्पसंख्यक एक सिख भी रहे ना प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी रहे हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग से भी आए हैं, मुस्लिम भी रहे हैं। तो आप लोग समझिए, प्रधान न्यायाधीश भी रह चुके, सेना प्रमुख भी रहे, मुख्य चुनाव आयुक्त भी रहे, तो आप किसकी बात करना चाहते हैं। तो यहाँ पर समझिए कि होता है ना, बिना पेंदी का लोटा, आप लोग सुने हैं, एक कहावत है, बिना पेंदी का लोटा कभी इधर कभी उधर लुढ़क जाता, कभी वो स्थिर नहीं रहता। कांग्रेस का ये और कांग्रेस के लोगों का यही हाल हो गया है। बिना किसी विचारिक मतों को समझे बिना अपने वक्तव्य को दे देना, और उसके बाद देश में है ना किस प्रकार के भ्रम को क्रिएट करना कि वर्तमान सरकार या वर्तमान सरकार की जो चीज़ें हैं वो आपको अल्पसंख्यकों को, खासकर मुस्लिम वर्गों को दबित कर रही, उसको दबा रही, उसके अधिकारों को छीन रही है। पर यहाँ विश्व का एक उदाहरण लीजिएगा, बराक ओबामा ने अमेरिका में राष्ट्रपति बनने पर भी ऐसा ही दावे किए गए थे। भारत में ओबामा तो जनता के वोट से राष्ट्रपति चुने गए थे, पर सुनूक चुने नहीं गए, वो तो पार्टी के वोट से चुने गए हैं। पर क्या अमेरिका में समाज की नस्लीय समस्या खत्म हो गई एक राष्ट्रपति चुने जाने के बाद? तो उसके बाद हाल ही पिछले वर्षों में ही आपको नस्लीय भेदभाव वहाँ देखने को मिला, बहुत से लोगों की हत्या हो गई थी। तो क्या कोई बदलाव भी आया है? तो फिर जिस बात का या जिस कथित उपलब्धि का दावा खुद इंग्लैंड नहीं कर रहा है, उसका दावा लगता है राजनीति के हाशिए पर धकेले जा रहे लोग, कुछ लोग कर रहे हैं, उसका दावा उलट पड़ रहा है। अर्थात जो कांग्रेस की राजनीति है या कांग्रेस के जो लोग हैं इस प्रकार के वक्तव्य छेड़ देते हैं ना, तो क्या राजनीतिक तुष्टीकरण को बल नहीं मिलता है? ये सब बातें की गई है। अब यहाँ एक चीज़ आप लोगों को सीखने की ज़रूरत है, अल्पसंख्यकों को भी, जितने भी मेरे एस्पेरेंट हैं यूपीएससी पीसीएस मुस्लिम वर्ग, आप ये चीज़ आप जान जाइए, ठीक ना। जो मैं चीज़ें स्पष्ट बोल रहा हूँ ना, कम से कम मैं इतना तो दावा कर सकता हूँ कि आपको वैचारिक रूप से इतना सबल बना दूंगा ना कि आप निर्णय लेना सीख जाइएगा। धर्म अपने जगह सही है, ठीक ना, पर धर्म को इस रूप से प्रोडक्ट कर देना कि धर्म के अलावा हम कुछ चीज़ नहीं सोच सकते हैं। एक समाज, देखिए, धर्म तभी जिंदा रहता है जब समाज में आप बेहतर वातावरण को कायम करते हैं, नहीं तो धर्म जिंदा नहीं रहता है। तो उसी के संदर्भ में कुछ चीज़ें आप समझने की जरूरत है। जैसे सुनुक ने अपने पहले भाषण भारतीय मूल के होने का जिक्र तक नहीं किया। जो दावे लोग कर रहे हैं ना, भारतीय मूल के प्रथम प्रधानमंत्री हैं या भारतीय हिंदू हैं, हिंदू तो संदर्भ में कुछ बातें कहें भी हैं वो, या अफ्रीकी भारतीय मूल के लोग हैं या पाकिस्तानी मूल के लोग हैं प्रधानमंत्री बने, ये दावा भी नहीं किए। सोच के देखिए आप। और उन्होंने अपनी हिंदू धरोहर की बात जरूर की है, साथ ही भारतीय माता पिता के दिए संस्कारों का भी उल्लेख किया है। अपनी सनातन संस्कृति की सभ्यता उन्होंने छोड़ी नहीं। सुनुक ब्रिटेन में ही पैदा हुए, पढ़े लिखे, और जब वो पहली बार सांसद बने थे तो बाइबिल पर नहीं, गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी। तो यहाँ पर चीज़ें आप समझिएगा क्या मैं बोलना चाहता हूँ। और अपने देसी अंग्रेजों के कथित सेकुलरिस्टों की तरह उन्होंने हिंदू होने के शर्म नहीं आई। जैसे भारत में है अल्पसंख्यकों को मुस्लिम होने पर शर्म लगता है, कुछ अल्पसंख्यकों को, कुछ वर्ग, सभी की बात नहीं हो रही है, कि उनको सेकुलरिस्ट कहा जाता है या तो कुछ लोगों को, तो उनको शर्म महसूस होता है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप नागरिक हैं, बतौर नागरिक है, और नागरिक के तौर पर आपकी क्या महत्ता है, क्या भूमिका, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो आप धर्म के चश्मे से हर चीज़ को देखना बंद करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो देखिए आपका तुष्टीकरण लगातार होता जाएगा, और यह बहुत बेहतर तरीके से किया जाएगा, पूरा प्लान के साथ। नहीं तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है ना, जो कहता है उससे आप लोग समझिए, उसके आंकड़े को देखिएगा, उसको पढ़िएगा तो समझ में आएगा स्थिति कहाँ से कहाँ तक आई है। अब पिछले जो 2014 के बाद जो इस वर्ग का जो उत्थान हुआ है ना, मैं नाम नहीं लूँगा, उत्थान जो हुआ, कार्य किए जा रहे हैं, जिस तरीके से भागीदारी बढ़ाई जा रही है, आप उसके आंकड़े को देखिएगा तो समझ में आएगा करनी और कथनी में क्या अंतर है। मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने ट्वीट भी दिखाया था, मैं प्रधानमंत्री तक को नहीं छोड़ता हूँ उनसे सवाल जवाब करने, ठीक ना।
तो फिर मैं आपको कैसे छोड़ दूंगा। वर्तमान प्रधानमंत्री पीएम है, अमित शाह हैं, उनसे भी सवाल, सीजीआई से भी सवाल करना नहीं छोड़ता हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी, तो मैं आपको कैसे छोड़ दूंगा। ये आप समझिएगा कि आप में अगर कुछ डिमेरिट है तो उसको सुधारने का प्रयास कीजिए, मेरिट है उसको उत्थान करने की कोशिश कीजिए। वो जन कल्याण के लिए होना चाहिए, न कि जो सामाजिक है उसको किसी रूप से आप बाधा उत्पन्न करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा भारत में कहीं न कहीं एक वर्ग को मिसयूज करने के लिए उपयोग किया गया है। और साथ ही साथ यहाँ एक विकल्प आप लोगों को देखिएगा, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो आप लोग समझ में आ गया होगा। बातें जो मैंने की है वही सब बातें यहाँ लिखी गई है। अब जो देश के लोग, देश में जो कुछ वर्ग है, कुछ लोग हैं, यह बात करते हैं ना कि मुस्लिमों को प्रधानमंत्री या मुस्लिमों को सत्ता क्यों नहीं दी जाती है, तो उनसे ये एक सवाल है इन लेखक के द्वारा कि एकमात्र मुस्लिम बहुल आबादी वाले राज्य जम्मू कश्मीर था, वहाँ गैर मुस्लिम मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया अभी तक। भारत में तो बहुत राज्य ऐसे हैं जहाँ पर मुस्लिम प्रधानमंत्री, मुस्लिम मुख्यमंत्री, मुस्लिम प्रधानमंत्री इस तौर पर राष्ट्रपति या बहुत से पद पर गए हुए हैं। पर आपको यह समझने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों नहीं किया गया। तो आपसे ही प्रश्न है, केवल एक तरफा नज़रिया नहीं रखना चाहिए किसी को, नहीं तो अपने ही मुँह खानी पड़ेगी। अब 75 साल में कांग्रेस की जो पार्टी है, याद रखिएगा, कांग्रेस की जो पार्टी है उसके मुसलमान पार्टी पर राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया गया, उनसे भी सवाल किया जा सकता है। पहली बार कोई आपको दलित के नाम से खड़गे जी को लाया गया है। तो देश 58 साल कांग्रेस राज किया, समर्थन वाले सरकार रही, उसमें प्रधानमंत्री पद के लिए किसी मुसलमान की याद क्यों नहीं आई। वास्तव में चिंता मुसलमान की नहीं है, अल्पसंख्यकों की तो कतई नहीं है, चिंता सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक की है। तो आप इस चीज़ को समझिएगा कि मैं किसी खास विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, इस सभी वर्गों की बात कर रहा हूँ कि आपका राजनीतिकरण कैसे किया जाता है, आपके मुद्दे को राजनीतिकरण कैसे किया जाता है और आपकी तुष्टीकरण कैसे की जा सकती है। आप इसके लेवल को समझिए। फिर भी दिग्भ्रमित होते हैं ना, तो आप अपना ही कब्र खोद रहे हैं। चीज़ें समझ जाइएगा, अभी भी इन सब चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं तो चीज़ें आपके हाथ से बाहर चली जाएगी और जो प्लान्ड चीज़ें होती है ना, वो आप कहीं ना कहीं उससे दूर हो जाते हैं। प्लान्ड आपको तुष्टीकरण किया जा रहा, प्लान्ड आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल रहा, लगातार देखने को मिल रहा। आप सीए के मामले में हो या किसी ऐसे ही मामले में, तो चीज़ें समझिएगा। जितना आपको इंडिया में चीज़ें अधिकार दिया गया है ना, किसी मुस्लिम कंट्री में उतना अधिकार उस वर्ग को नहीं प्राप्त है। बस चीज़ें समझने वाली बात है कि यहाँ पर कितना बेहतर तरीके से आप स्वयं को स्थापित कर सकते हैं। मेरा यह मानना व्यक्तिगत तौर पर कि देश में सभी नागरिक है और सभी को बेहतर सहयोग के साथ भारत के विकास के लिए काम करना चाहिए। कोई भी पार्टी विशेष अगर इस प्रकार की चर्चा करता है उसको त्याग कीजिए, वैचारिक रूप से, सामाजिक रूप से परित्याग कीजिए। आप ऐसे माहौल को क्रिएट कीजिए जहाँ पर आपके सर्वांगीण विकास की बात करता हो। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। अब देखिए एक और भी टॉपिक है, उपग्रह सेवा संचार शुरू होगा, अगले वर्ष शुरू हो जाएगा। यार ये आने के बाद हमारा जो नेटवर्क बफरिंग है ना, वो सब समाप्त हो जाएगा। दूर दराज में चीज़ें जो नेटवर्क नहीं पहुंचता है वहाँ पर ये सब चीज़ें सुधार हो जाएगी। और देखिए इसके लिए है ना, एलन मस्क की जो स्पेस एक कंपनी है, एलन मस्क कंपनी स्टारलिंक ने भी उपग्रह सेवा संचार के लिए टेलीकॉम कंपनी को आवेदन दिया है। अब उपग्रह संचार से हम लोग को टेलीकॉम अवेलेबल होगा अगले साल से। इसके संदर्भ में कुछ बातें की गई हैं, मैंने पहले भी इस पर चर्चा किया है, अंडरलाइन कर दिया गया है, तो आप लोग इसको कवर कर लीजिए। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट एक पीटी ओरिएंट टॉपिक था, उसे मैंने अंडरलाइन किया है, शायद उसे देख लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल फिर हम लोग मिलेंगे, थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर देखिए एक पीटी फैक्ट है, विदेशी मूल की जो निवेदिता थी, भारत के समर्पित किया जीवन, आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था, आयरलैंड में हुआ था। इनके बारे में आप लोग इतिहास में पूछा भी जाता है। 13 अक्टूबर 1911 में उनका निधन हो गया और 1898 में
स्वामी विवेकानंद से लंदन में प्रभावित होकर ये रामकृष्ण मिशन से सेवा कार्य में लग गई और सिस्टर निवेदिता के नाम से इनको जाना जाता है। इनका नाम ओरिजिनल मार्गरेट एलिजाबेथ नोवेल था। तो आपको इससे पीटी फैक्ट बहुत पूछा जाता है हिस्ट्री के पार्ट से, तो इसे कवर कर लीजिएगा। चलिए फिर हम लोग कल नेक्स्ट मिलते हैं एक नए न्यूज़ के साथ, नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जो चीज़ें बताई गई है वो आप लोग कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और महत्वपूर्ण कमेंट सुझाव दे सकते हैं। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।